मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके नए सत्र का नया शुभारंभ हुआ है, इसलिए आपको नए सत्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इसके साथ ही हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चीज के विषय में जानकारी करने के लिए सबसे पहले हमें उसके इतिहास या बीते हुए समय का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम पद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन के लिए विभिन्न कालों में विभाजित किया है। इसमें हमें जानेंगे कि शुरुआत में जो है हिंदी साहित्य जब अपने अस्तित्व में आई, हिंदी की कविता अपने अस्तित्व में आई, तो उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। उस समय देश काल, शासन, समाज की क्या स्थिति थी, उनकी जनता के प्रति क्या सोच थी, जनता का उनके प्रति क्या सोच थी, इसके विषय में हम जानकारी करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, और उनका जो विभाजन है वो इस प्रकार से है। समयानुसार उनका विभाजन किया गया है, जिसमें है सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिकाल का समय जो है 743 से लेकर के सन 1343 ईस्वी के बीच का जो कार्यकाल जो है हिंदी साहित्य में आता है, उसको विद्वानों ने आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से बताया है। दूसरा काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा जो है 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। फिर रीतिकाल आता है। रीतिकाल की समय सीमा जो है सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। फिर उसके बाद सबसे अंतिम काल, यानी जो आज के समय में जो चल रहा है, वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक के समय को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं इसमें कि आदिकाल यानी कि जब किसी काल का जो शुरुआती समय होता है उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि आदिकाल की समय सीमा सन 743 ईस्वी से लेकर के सन 1343 ईस्वी तक के बीच मानी जाती है। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आखिर आदिकाल, जिसका एक दूसरा नाम है वीरगाथा काल, आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। आदिकाल में ऐसा क्या था कि वह अन्य कालों से अलग होता है, उसको अन्य कालों से अलग नाम की संज्ञा दी गई। तो आदिकाल या वीरगाथा काल, जैसा कि नाम से ही है वीरगाथा काल, यानी इसका एक नाम वीरगाथा काल भी है। तो हम वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मोटे तौर पर हमें देखेंगे कि वीरगाथा काल या आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम जानेंगे। विशेषता नंबर 1 है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के समय में जो देश में जो राजा थे, प्रत्येक राजा के दरबार में कोई न कोई कवि या गवैये होते थे, जिनको हम चारण या भाट के नाम से जानते थे। यानी कि आदिकाल या वीरगाथा काल में राजाओं के दरबार में राजाओं की प्रशस्तियां सुनाने के लिए, राजाओं की बढ़ा चढ़ा करके, राजाओं के युद्धों का, राजाओं के क्रियाकलापों का बढ़ा चढ़ा करके जो प्रशंसा करते थे,
उनको उस समय उन कवियों को चारण या भाट कहा जाता था। तो ये जो है आश्रयदाता राजा, यानी जिस राजा के दरबार में रहते थे उसकी खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते थे। कभी कभी इतनी प्रशंसा करते थे कि अपने राजा की तुलना इंद्र से, महादेव शिव से और जो है विष्णु जी से अपने राजाओं की तुलनाएं किया करती थी, जबकि वास्तव में ऐसे नहीं थी। फिर दूसरी बात आती है युद्धों का सजीव वर्णन। आदिकाल में देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और जो है बाहर के विदेशी तुर्क आक्रमणकारी, विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी जो देश में आकर के आक्रमण किया करते थे, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा होने के कारण देश के जो देशी राजा थे वे एकजुट होकर के इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके, जिससे जो है धीरे धीरे बाहरी राजाओं ने जो है पूरे देश पर जो है अधिकार कर लिया। और युद्ध के समय जब कोई राजा युद्ध करने जाता था तो युद्ध के मैदान में उसके साथ ही साथ उसके दरबारी कवि या भाट भी जाते थे, जो कि शस्त्र संचालन में भी बहुत ही निपुण होते थे और राजा के साथ लड़ाइयां भी लड़ते थे। इस नाते ऐसे समय में युद्धों का ये अपनी आंखों से युद्धों को देखते थे, युद्ध मैदान में युद्धों को देखते थे, तो स्वाभाविक है ये जिस काव्य में जिस कविता का वर्णन करेंगे उसमें युद्धों का एकदम से सजीव चित्रण होगा, यानी कि जैसा इन्होंने देखा वैसे युद्धों का वर्णन। तीसरा आता राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव यानी कि पूरा देश, जैसे हमने कहा पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक राजा अपने राज्य को ही अपना देश समझता था, यहां तक कि आज की गांव की बराबर भी छोटे छोटे कुछ राज्य हुआ करते थे, जिसका राजा अपने को एक देश का राजा समझता था। और जो है राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह से नकार दी गई थी, यानी कि कोई भी राजा, सभी राजा मिलकर के भारत को अपना देश मानने के बजाय अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि जब कोई बाहरी शत्रु देश पर आक्रमण करता था तो सभी राजा एक साथ मिलकर के उसका सामना करने की बजाय उसको जो है अपने राष्ट्रीय क्षति न मान करके अपने व्यक्तिगत राज की सीमाओं में दुबके रहती थी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होने के कारण इन विदेशी राजाओं ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने इन छोटे छोटे राजाओं को आसानी से जीत लिया और देश पर अपना अधिकार कर दिया। अब जो है जैसे अभी बताया जा चुका कि देश का छोटे छोटे राज्यों में बटा होना, तो इस समय देश सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इस समय चूंकि युद्ध की बहुतायात थी, यानी कि युद्ध बहुत अधिक हुआ करते थे, इस नाते इस समय जो काव्य ग्रंथ रचे गए वे युद्ध प्रधान थे। अयुद्ध प्रधान काव्यों की जब रचना की जाती है तो उसमें खासकर वीर रस का प्रयोग होता है। इस नाते इस समय के जो भी ग्रंथ लिखे गए वे युद्ध प्रधान थे, अतः उसमें वीर रसों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग, यानी कि वीर रस के ग्रंथों की रचना तो हुई लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ, क्योंकि कुछ युद्ध या यही कहा जाए कि 50% युद्ध जो है ये युद्ध कामी राजा जो है दूसरे राजा की राजकुमारियों की सुंदरता सुन करके, उनकी रानियों की सुंदरता सुन करके उनको प्राप्त करने के लिए प्राय युद्ध किया करते थे। इस नाते भाट या दरबारी कवियों द्वारा राजा से पड़ोसी राज्य के जो है राजकुमारियों, रानियों की विषय में बात किया जाता था, उनकी सुंदरता की बात किया जाता था, जिससे राजा जो है प्रेरित होकर के रानियों की नक्शी की बात सुन करके जो है
वह जाकर के उसके ऊपर दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था। इस नाते जो है ये बात सही है कि श्रृंगार रस की तरफ भी इस समय के कवियों ने भरपूर ध्यान दिया, खासकर नायिका भेद, नायिका का नक्शिक वर्णन, नायिका की सुंदरता। अब आता है मैटर घटनाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। इस समय के राजा जो है युद्ध करने जाते थे, और अभी हमने बताया कि युद्ध करने जाते समय अपने साथ के दरबारी कवियों को भी ले जाते थे। दरबारी कवियों को चूंकि दरबार में रहने के लिए वह एक प्रकार की नौकरी थी, उनको उसके लिए जो है पैसे मिलते थे। इस नाते वे अपने राजा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, यानी कि अपने राजा की तुलना महान वीरों से, ईश्वर से करना, राजा के छोटे छोटे क्रियाकलापों को बहुत ही बेवजह बढ़ा चढ़ा करके करना, जिससे राजा उनसे प्रसन्न होकर के उनको अधिक मात्रा में पैसा या मुद्रा दे सके। अब आगे बढ़ते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। इस समय की कविताओं में, इस समय के जो काव्य ग्रंथ लिखे गए उनमें अधिकांश में जो है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रण का परिणाम है। डिंगल भाषा में खासकर वीरता पूरक काव्यों की रचना की जाती है, यानी कि वीरता पूरक काव्यों की रचना का माध्यम डिंगल भाषा होती है। एक प्रकार की उस कविताओं में दर्पोक्ति यानी कि एक घमंड का भाव, एक वीरता, उच्च वीरता का भाव, ये जो है डिंगल भाषा का। पिंगल भाषा, पिंगल भाषा जो है ये भी राजस्थानी के प्रभाव से है। तो हम देखते हैं कि इस समय डिंगल और पिंगल काव्य रचना के प्रमुख माध्यम थे। अब हम देखते हैं कि इस समय जिन ग्रंथों की रचना हुई, यानी कि आदिकालीन या फिर गाथा कालीन जो प्रमुख काव्य ग्रंथों की रचना हुई, उनमें कौन कौन थे, तो इन काव्य ग्रंथों को हम देखेंगे, समझेंगे। जो है इसमें है खुमान रासों की रचना काल दलपति विजय। दूसरा आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद प्रताई। तीसरा है हमीर रासो, जिसके रचनाकार हैं सारंगधर। चौथा है विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार हैं नल सिंह। और फिर पांचवा परमाल रासो, जिसके रचनाकार हैं जगनी। छठवां है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार नल सिंह। और सातवां है जयचंद प्रकाश, रचनाकार हैं केदार भट्ट। आठवां में आते हैं हम जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। तो इस तरह से हमने देखा कि वीर गाथा काल या आजकल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकारों को देखा। इसको आपको याद करना है, इसको समझना है, जिससे परीक्षा में आपके लिए यह जो है सहायक हो सके। और आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अगले दिन हम भक्ति काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।